दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ जैसे हालात अब बनने लगे हैं। प्रदेश की कई नदियों में उफान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा, कोसी व गंडक समेत सूबे की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खगड़िया में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी अब खतरे के निशान को छूने को आतुर है। वहीं गंगा व अन्य नदियों ने भी अब डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में नदी का जलस्तर कम हो रहा है वहां कटाव से लोग परेशान हो रहे हैं। कटिहार जिले के सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। महानंदा नदी का जलस्तर कहीं बढ़ तो कहीं घट रहा है। गंगा कोसी के जलस्तर में उफान है। रिपोर्ट के मुताबिक बरंडी नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। हालांकि जिस तरह रुक रुक कर बारिश हो रही है तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि है, इससे बाढ़ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जलस्तर में वृद्धि होने से लोगों के बीच बाढ़ एवं कटाव को लेकर दहशत भी होने लगी है। शुक्रवार की शाम को कोसी नदी का जलस्तर कुर्सेला रेलवे ब्रिज पर बढ़ गया। उत्तर बिहार की नदियां नेपाल में हो रही बारिश की वजह से उफनाई हुई है। दरभंगा और सीतामढ़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मधुबनी के झांझापुर में कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। बगहा के ठरहा में गंडक के कटाव का भय लोगों को है। सीतामढ़ी में बागमती, अधवारा व झीम नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। दरभंगा से गुजरने वाली अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के हालिया परिपत्रों को लेकर चल रहे विवाद के बीच पटना जिला प्रशासन ने राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए 87 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 23 जून को लिखे गए एक पत्र के अनुसार 1 जुलाई से सभी जिला अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों का सप्ताह में कम से कम 2 बार लगातार निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। इस बीच राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने भी 5 जुलाई को वरीय अधिकारियों द्वारा बुलाई गई ऑनलाइन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण पूर्णिया एवं दरभंगा जिले में तैनात व्याख्याताओं के एक दिन में वेतन में कटौती करने का आदेश दिया है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों उठापटक देखने को मिल रही है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर वो अपना मन बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके आने के लिए अब बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा कि पार्टी के दरवाजे तो क्या खिड़की भी बंद हो चुकी है, अब वो बीजेपी में कभी भी नहीं आ सकते हैं। दरअसल रोहतास जिले से बीजेपी के कद्दावर नेता सह पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर बीजेपी नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे तो क्या खिड़की भी बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब इस विषय पर चर्चा हो ही नहीं सकती है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार एवं चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का कार्य है, जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी हाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 1-4-1 फॉर्मूला पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि महागठबंधन के स्तर पर यह कोशिश है कि अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार को उतारा जाए। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में दोनों मंत्रियों ने यह बात कही है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर 23 जून को पटना में हुई बैठक पूरी तरह से सफल हो रही है। अब आगे की रणनीति को तय करने के लिए बेंगलुरु में 18 से 19 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की बैठक होगा।
वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कही जा रही भ्रामक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते विवाद नहीं हो सकता है। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता को लेकर कही जा रही भ्रामक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते विवाद नहीं हो सकता है। अशोक चौधरी ने कहा कि जो कंफ्यूज था उसे दूर कर लिया गया है। भाजपा के लोग बिहार में दुखी आत्मा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए गैर जरूरी बातों को तुल्य देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने भी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से नाराजगी जताई है। रत्नेश सदा ने महादलित टोला सेवकों के लिए जारी हुई फरमान को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने महादलितों के साथ अन्याय की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की 90% उपस्थिति नहीं होने पर अनुदान में 25% कटौती का आदेश अन्याय है। रत्नेश सदा ने कहा है कि पहले ही सेवकों को बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि शिक्षकों का वेतन 1 लाख रुपए तक है, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पाठक का अशोभनीय व्यवहार है, वह मनमानी करते हैं। रत्नेश सदा ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच बीते दिन अनबन देखने को मिला है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपने ही विभाग के एसीएस के पाठक के खिलाफ पीत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने लिखी है कि सरकार के कार्यशैली के खिलाफ एसीएस के पाठक काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इसके साथ साथ अपने विभाग के कई सचिवों के खिलाफ भी पीत पत्र लिखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पीत पत्र का जवाब एसीएस के पाठक किस तरह से देते हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जहां दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में गया जिले के टिकारी प्रखंड के मऊ ओपी क्षेत्र से संडा गांव में शनिवार की सुबह करंट की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के मुताबिक युवक सुबह मंदिर जा रहा था, इसी दौरान पोल से झूलते तार की चपेट में आ गया। बेटे को बचाने गई मां को भी करंट पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संडा ग्राम निवासी अजय शर्मा के पुत्र ऋषु कुमार के रूप में हुई है। ऋषु मंदिर जाने के लिए घर से सुबह निकला, रास्ते में पोल के झूलते तार से प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गया। ऋषि को करंट लगने के बाद उसकी मां सुनीता देवी उसे बचाने गई, इसी दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर में बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर नौकरी निकली है। इसके लिए 8 जुलाई को यहां रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में उपस्थित होकर युवा नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। खबर के अनुसार इस रोजगार मेला का आयोजन बक्सर जिले के ITI मैदान स्थित जिला नियोजनालय में किया जाएगा। 8वीं 10वीं पास अभ्यर्थी सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच रोजगार मेला में अपने सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत फायर फाइटर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवर पार्टनर, असेंबल एंड लाइन ऑपरेटर, BPO ऑपरेटर, SMO, सेल्स एंड ट्रेनिंग के 2000 से अधिक पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल इस रोजगार मेला में कई स्थानीय कंपनियों से लेकर बाहर की कंपनियां भी शामिल हो रही है। इसलिए जिला नियोजन पदाधिकारी बक्सर ने अपील की है कि जिले के सभी युवक इस मेले का लाभ अवश्य उठाएं और नौकरी प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि पुलिस ने बिहार के पूर्णिया जिले में एक बाहुबली नेता को AK-47 राइफल तथा अन्य हथियारों और कई राउंड कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजनेता की पहचान अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के रूप में हुई है, जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। वह उसी अपराध के लिए कारावास की सजा काट रहा था। पूर्णिया सदर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि शुक्रवार को प्रभात कॉलोनी स्थित अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान AK-47 राइफल और इसके 10 जिंदा कारतूस, 2 पिस्तौल, 1 राइफल और 14 अन्य कारतूस तथा अन्य हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में यहां के हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बिट्टू सिंह के अलावा उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के दौरान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सो रहा था
जब बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके आवास पर पहुंचा और घर के पिछवाड़े में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा करने का आरोप लगाया। उसने कहा, मैंने उनसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। हालांकि एफआईआर में पुलिस ने बताया कि बरामदी घर के सिविलिंग रूप से की गई थी। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बिट्टू सिंह की पत्नी ने दावा किया है कि उनके पति को उनके विरोधियों द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव का समय है। उन्होंने दावा किया जब वह हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग जाति आय निवास प्रमाण पत्र 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार आरटीपीएस सेवा की वेबसाइट पर जाति आय निवास प्रमाण पत्र 2023 के लिए आवेदन स्वीकृत किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार में टीचर सहित कई अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में लोगों से नया जाति आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ऐसे में बिहार के लोग बिहार आरटीपीएस सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाति आय निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपको ये नया प्रमाण पत्र आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पर भेज दिया जाएगा, जहां से इसे डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों अधिकारी वर्सेज मंत्री की लड़ाई काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इन दिनों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लालू के करीबी नेता और राजद एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर अधिकारियों को लेकर जोरदार हमला बोला है। सुनील सिंह ने एक पोस्ट के जरिए नीतीश के अधिकारी को डाकू करार दिया है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। राजद एमएलसी ने अपने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदार की ख्याति को प्राप्त कर लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं ईमानदार हूं ना, वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के हैं। देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान कभी बहुत अधिक बोलने वाले नेताओं की नहीं रही। उनकी छवि ये कि जो कुछ भी बोलेंगे नाप तौल कर बोलेंगे, अपवाद को छोड़ देंगे तो अपने वचन पर कायम भी रहेंगे। हाल का अवलोकन ये बता रहा है कि नीतीश बोल ही नहीं रहे हैं। इंटरनेट मीडिया और जन चर्चाओं में उनकी असहज अवस्था पर बहस छिड़ी हुई है। शर्त भी लग रही है कि चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, नीतीश फिर से भाजपा के पाले में नहीं जाएंगे। न मिलने की संभावना को भाजपा के लोग ये कहकर और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो चुका है, जिसके खुलने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ ये कहने वाले की कमी नहीं है कि महागठबंधन के अन्य घटक दलों की ना पसंद आने वाली गतिविधियां नीतीश कुमार को निर्णय पर पूर्ण विचार के लिए मजबूर कर देंगी। इन सब के बीच अतीत का ये प्रमाण भी उपलब्ध है कि नीतीश के निर्णय को कोई भी बहुत पहले से नहीं जान पाता है। हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान करने वाली घटना फिर से सामने आई है। यहाँ 21 साल की लड़की का उसके जीते जी उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इसके लिए पहले उसकी अर्थी सजाई गई और फिर पूरे गांव में शव यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिंदा लड़की का दाह संस्कार क्यों हो रहा है, तो ये बात जानकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। दरअसल बीते 27 जून को प्रियंका नाम की लड़की मार्कशीट लेने के बाद बोलकर कॉलेज के लिए घर से निकली थी और वहां से अपने प्रेमी संग फरार हो गई। देर शाम बीत जाने के बाद भी जब प्रियंका घर नहीं लौटे तो उसके परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने प्रियंका की खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान प्रियंका के घर वालों को उसके लव अफेयर की बात मालूम हुई। लव अफेयर के बारे में जानकारी होने के बाद प्रियंका के भाई प्रशांत कुमार ने नगर थाने में मनोज कांति के बेटे नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, लड़की को बरामद करने के लिए उसके परिजनों ने पुलिस पर दबाव भी बनाया। इस दौरान प्रियंका ने अपने घर पर फोन किया और नीरज कुमार संग जीने मरने की बात बताई। प्रियंका के परिजन बताते हैं कि वह घर से मार्कशीट की बात बोलकर निकली थी, फिर कॉलेज में अपने प्रेमी नीरज के साथ फरार हो गई। कुछ रोज बाद प्रियंका ने अपने घर वालों को कॉल किया और बताया कि वह अपने प्रेमी संग ही रहना चाहती है। इस बात से गुस्साए भाई प्रशांत ने अपनी बहन की कुशवाली
की अर्थी सजाई और दोस्तों के संग मिलकर अर्थी को पूरे गांव में घुमाया। नाराज भाई ने कुश की अर्थी पर बहन की तस्वीर भी लगा रखी थी। इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाज से बहन की अर्थी को शमशान घाट तक ले गया और उसका दाह संस्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि किशनगंज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सोमवार की देर रात से ही जिले के 7 प्रखंडों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। जिले में 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्रों से निचले इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। नगर परिषद द्वारा बरसात पूर्व ही नाला सफाई करवाया गया था, बावजूद इसके सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से सफाई करवाई गई थी। जिले के टेरागाज, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, पोठिया में लगातार बारिश होने की वजह से मंगलवार को लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं नदियों में बारिश के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका से ग्रामीण सहमते हुए हैं। ग्रामीणों में कटाव को लेकर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कोचाधामन प्रखंड में महानंदा नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण बगलबाड़ी के बस्ता कोला में कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ लगातार कटाव के निरोधी कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का मांग है कि बोल्डर पिचिंग का कार्य करवाया जाना चाहिए, जिससे गांव पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वहीं बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी से जब कटाव निरोधी कार्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कटाव प्रभावित क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्य करवाया गया है और जहां आवश्यकता पड़ेगी करवाया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि संभावित बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि कटाव प्रभावित क्षेत्रों में काम करवाया गया है और इस साल किसी तरह की समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार पुलिस में बहाल होने का सुनहरा मौका है। एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार के अनुसार लंबे समय के बाद बिहार पुलिस में नियुक्ति के लिए सरकार ने 21,391 बहाली निकाली है। इसका आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार के सभी जिलों के युवा अपने राज्यों की सेवा वर्दी पहनकर कर सकते हैं। सरकार ने बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान एडीजी मुख्यालय ने राज्यवासियों से अपील भी की है कि इस सुनहरा अवसर को न खोने दें, क्योंकि जिस तरह से युवा बेरोजगारी की बात करते हैं उसे देखते हुए ही सरकार ने युवाओं के लिए यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि बिहार पुलिस में सिपाहियों की संख्या जरूरत से बहुत कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह बहाली निकाली गई है। जहाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि गेहूं, चावल एवं अन्य अनाजों की कीमत बढ़ जाने से आम अवाम को कठिनाई हो रही है। बिहार में किसानों को भी इसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बिचौलिया तंत्र हावी है। ऐसे में कीमतों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने खास पहल की है। एफसीआई अब गेहूं और चावलों के खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से दोनों खाद्यान्नों की बिक्री का निर्णय लिया है। एफसीआई बिहार में 38,500 मीट्रिक टन गेहूं और 35,000 मीट्रिक टन चावल बचेगा। एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक वाणिज्य ने बताया कि खुली बिक्री योजना के तहत पूर्व निर्धारित कीमतों पर बिक्री की जाएगी। ऐसा गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक एवं खुदरा खरीदार इसमें शामिल हो सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुधवार तक निवेदित डाल सकते हैं। इसमें भाग लेने वालों को पूरा सहयोग देने का वादा किया गया है, क्योंकि जल्द से जल्द कीमतों को कम करना उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ई नीलामी में बिहार के एफसीआई गोदामों में उपलब्ध गेहूं और चावल से बिक्री की जाएगी। 37 बिक्री केंद्रों में 38,500 मीट्रिक टन गेहूं और 25 केंद्रों से 35,000 मीट्रिक टन चावल की नीलामी होगी। FAQ गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2,150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। FR के चावल की न्यूनतम दर 3,173 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है।
जहां दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सभी इंटर पास लड़कियों को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023 में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के उत्तीर्ण सभी वर्ग की लड़कियों को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रोत्साहन राशि देने के लिए 268 करोड़ जारी किया है। आपको बता दें कि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हर छात्र को एक मुश्त 25,000 दिए जाएंगे। दरअसल बिहार सरकार राज्य में लड़कियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए ये योजना चलाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ छात्र अपने भविष्य को संवारने आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे कुछ ही करवाया जाता है। मामला सिवान से है, जहाँ की तस्वीर देख आप भी हैरान हो जाएंगी। सिवान के इस स्कूल में बच्चों से शौचालय साफ करवाया जाता है। घटना की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे छात्र शौचालय में घुसे हुए हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्रों से ऐसा कौन करवा रहा है? विद्यालय ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? दरअसल सिवान से एक चौंकाने हैरान करने वाला तस्वीर सामने आया है, जहां एक तरफ सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों से शौचालय साफ करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मोटर पाइप के सहारे बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। यह पूरा मामला सिवान जिले की बरहड़िया प्रखंड के कोरी गांव स्थित उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय का है। विद्यालय के छात्रों को ही टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस बार अपने विभाग में ही महाभारत शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक में ठन गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाठक ने हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार था। इसके बाद उन्होंने शिक्षा और शिक्षा विभाग के लिए कई आदेश जारी किए थे। इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षकों की उपस्थिति, रोजाना मॉर्निंग शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटना, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करना, शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड लागू करना जैसे आदेश जारी किए थे। मगर अपर मुख्य सचिव की ये कार्रवाई शिक्षा मंत्री को बेहद नागवार गुजरी है। के पाठक के विभागीय पत्रों के बदले शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के नाम एक पत्र जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से विभागीय कार्यवाही की खबर मीडिया को लगने पर बेहद नाराजगी मंत्री जी ने जाहिर की है। के पाठक ने टकराव पहले दिन से शुरू हो गई थी। शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में सीनियर अधिकारियों से निचले स्तर पर काम करने के आरोपों का जिक्र किया है। विभागीय पत्रों से लीक होने से भी शिक्षा मंत्री नाराज है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मौसम विभाग के तरफ से बारिश और वज्रपात को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में मौसम विभाग के तरफ से 24 दिन वज्रपात, इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक 78 लोगों की जानें जा चुकी है। पिछले 48 घंटों में 30 लोगों की जान गई है। अब इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में हूटर की व्यवस्था शुरू की है। दरअसल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग ने पिछले कुछ दिनों से वज्रपात से मौत की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्य के कुछ प्रमुख जिलों में हूटर लगाने की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत प्रथम चरण में गया औरंगाबाद के प्रखंडों में 24 जगह हूटर लगाया गया है। इसके साथ ही रोहतास, नवादा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, खगड़िया में सेंसर लगा है। पटना में भी 2 स्थानों पर सेंसर लगाया गया है। इससे ठनका और मेघ गर्जन की जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि किशनगंज जिले के ग्रामीण एवं दूर दराज के व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व में ये सेवाएं सप्ताह में 3 दिन मिल पाती थी। अब ई-संजीवनी OPD सेवाएं हर दिन लोगों को उपलब्ध हो रही है। 10 प्रखंड वाले जिले में किशनगंज जिला को बेहतर टेलीमेडिसिन सेवा एवं
एक दिन में 5000 से अधिक लोगों को सेवा देने में सूबे में दूसरे स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि पर जिला व्यवस्था समिति किशनगंज को गुरुवार राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। इसके लिए पटना में आज हुई टेलीमेडिसिन की कार्यशाला में जिले से जिला योजना समन्वयक विश्वजीत कुमार को सम्मान पत्र प्रदान किया गया है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। विदित हो कि टेलीमेडिसिन सेवा देने में 10 प्रखंड वाले जिले में किशनगंज का दूसरा स्थान है। इसका श्रेय अन्य जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ जिला योजना समन्वयक विश्वजीत कुमार को भी जाता है। उक्त कार्य के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर ने पूरे टीम को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में अध्यापक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन के बाद लगातार उसका विरोध हो रहा है। बिहार में सरकार ने शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म करते हुए अब बिहार के बाहर के युवाओं को भी बहाली में अवसर देने का फैसला लिया है, जिसका विरोध हो रहा है। पप्पू यादव की पार्टी जाप शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गई है और आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दरअसल शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में पप्पू यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जाप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने इसे नीतीश सरकार का आत्मघाती कदम बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के युवा पलायन को विवश हो गए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए जाप आंदोलन करेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जाप के कार्यकर्ता पूरे राज्य में 9 जुलाई को चक्का जाम करेंगे, जबकि 16 जुलाई को रेल चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसके बाद भी सरकार अगर अपने फैसले को नहीं बदलती है तो जाप बड़ा आंदोलन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में अक्सर लोग काम की तलाश में दूसरे जगह पलायन करते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है ताकि लोग घर में रहकर खुद का बिजनेस कर सकेंगे और अपने परिवार को चला सकेंगे। खबर के अनुसार अगर आप बिहार के गाँव में रहकर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन लेकर भी बिजनेस कर सकते हैं। बिहार के गाँव में रहकर शुरू करें ये 3 बिजनेस। नंबर 1, डेयरी का बिजनेस। बिहार में दूध की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए आप गांव में भी गाय पालन से डेयरी का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। बिहार सरकार देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। नंबर 2 है मुर्गी पालन का बिजनेस। बिहार के गाँव में आप मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बता दें कि मुर्गी पालन के बिजनेस से भी अच्छी कमाई होती है। सरकार के द्वारा मुर्गी पालन करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 3, मधुमक्खी पालन का बिजनेस। देश और दुनिया में शहद की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोग मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में भी अच्छी कमाई होती है। बता दें कि मधुमक्खी पालन के लिए बिहार सरकार सब्सिडी भी देती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि झारखंड बिहार में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रति लोगों को रुझान बहुत उत्साहजनक नहीं है। ट्रेन की सीटें फुल नहीं हो पा रही है। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि रेलवे की ओर से किराया कम किया जा सकता है। 27 जून से रांची पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रति यात्रियों की रुचि बहुत अधिक नहीं दिख रही है। ट्रेन की सीटें फुल नहीं हो पा रही है। ट्रेन में 75 से 100 के बीच सीटें खाली रह जा रही है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेन का किराया कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज स्थित बलथरी चेक पोस्ट के पास शुक्रवार की रात हरियाणा से ट्रक में प्याज की बोरियों में छिपाकर लाई जा रही विदेशी शराब को उत्पाद पुलिस ने जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूपी बिहार के गोपालगंज स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर हैंड स्कैनर मशीन से जाँच के बाद शराब पकड़ी गई है। जब्त शराब की खेप हरियाणा के पानीपत से लाई जा रही थी, जिसकी डिलीवरी मुजफ्फरपुर में करनी थी। उत्पाद पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में वाहनों की जांच चल रही थी। हैंड स्कैनर मशीन से जांच के दौरान एक ट्रक पकड़ी गई, जिसमें प्याज की बोरियों के अंदर छिपाकर रखी गई 500 कार्टून से ज्यादा शराब मिली। उन्होंने बताया कि जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उत्पाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान पानीपत के चांदनी बाग थाने के दलवीर नगर निवासी धर्मवीर सिंह के रूप में की गई है। गिरफ्तारी के बाद ड्राइवर के परिजनों को भी सूचित किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में डेंगू के साथ साथ मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार जिले में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा 1 से 31 जुलाई तक डेंगू माह मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को डेंगू और मलेरिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ इससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर लोगों को मच्छरों और मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बक्सर जिले में अभी तक डेंगू के नए मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी से सतर्क है। जिला कलेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। गर्भवती महिला व बच्चे को पूरे बाह वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मच्छरों को दूर रखने वाले क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने आसपास बारिश की पानी जमने न दे, कूलर का पानी चेंज करते रहे। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। राज्य में ज्यादातर नदियों में जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंचने वाला है। ऐसे में नदियों में स्नान करने के दौरान होने वाली खतरों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब कोसी सीमांचल क्षेत्र में डूबने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे अभी लापता है, जिसकी खोज की जा रही है। अररिया में 3, पूर्णिया में 2 और कटिहार में 1 की मौत हो गई है। वहीं सुपौल में 1 बच्ची को NDRF की टीम ढूंढने में लगी हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार अररिया के महलगांव OP में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। यहाँ पहली घटना भूना मजगामा पंचायत के भूना गांव वार्ड संख्या 13 की है, जहां ढोबियो धार में नहाने गई 2 मासूम बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। इन बच्चों में 8 साल की साजिया और 6 साल की निशा है। वहीं दूसरी घटना में महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकत पंचायत के पैचेली गांव की है। यहाँ डूबने से 2 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घटना में चिरा पंचायत के धनगामा गाँव में डोरी धार में एक बच्चा डूब गया। उसकी खोजबीन जारी है। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।